नमस्कार दर्शकों, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम बैक टू नेचर में। और मैं आपके साथ रूपाली। दर्शकों, आज हम इस कार्यक्रम में बात करने वाले हैं सेल्यूलाइटिस के बारे में। सेल्यूलाइटिस क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके कॉजेज क्या हैं, इन सभी पर चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं योगा इंस्ट्रक्टर, हेल्थ एक्सपर्ट और नेचुरोपैथ डॉक्टर अभिषेक बंसल जी। तो चलिए सर का कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। सर, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में। धन्यवाद। एक बेहतर समाज के लिए। बिल्कुल सर, जैसे आज हम बात करने वाले हैं सेल्यूलाइटिस के बारे में। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि सेल्यूलाइटिस क्या है। देखिए, सेल्यूलाइटिस एक बहुत गंभीर समस्या है और बहुत कॉमन समस्या है। सेल्यूलाइटिस आमतौर पे व्यक्तियों को तब होता है जब एक स्ट्रेप्टोकोकस नाम का बैक्टीरिया आपकी स्किन में एंटर कर जाता है और वो बैक्टीरिया आपकी स्किन में किसी भी ओपन वुंड के थ्रू एंटर करता है। जनरली जब भी लोगों को कोई चोट लगती है, कहीं कट लगता है, कहीं स्वेलिंग होती है या कहीं बर्न होता है हमारी स्किन के अंदर, तो ये बैक्टीरिया हमारी स्किन में एंटर करके हमारी स्किन को डैमेज करने लगता है, जिसकी वजह से हमें कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसमें हमारी स्किन में रेडनेस भी हो सकती है, हमारी स्किन में इरिटेशन भी हो सकती है, हमें बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ सकता है, हमारी बॉडी वार्म भी हो सकती है और ये देखने में भी काफ़ी खतरनाक लगता है क्योंकि सारी स्किन हमारी रेड पड़ने लग जाती है। तो समय रहते हमें सेल्यूलाइटिस का इलाज, उपचार कर लेना चाहिए और इसके प्रति हमें सजग भी रहना चाहिए कि हम किस प्रकार अपने आप को बचा सकते हैं। जी सर, जैसे हमने बात की कि सेल्यूलाइटिस क्या है, मैं जानना चाहूँगी वो दर्शक जो इसको इजीली समझना चाहते हैं, तो वो जानना चाहेंगे कि आखिर इसका कारण क्या है। जैसे कि आपने बताया कि ये इन्फेक्शन हो जाता है, और क्या कारण हो सकता है इसका? देखिए, कारण बहुत ही सरल है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप अपनी स्किन को ठीक से वॉश नहीं करते, अगर आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करते, अगर आप बहुत ज़्यादा खेल कूद में हैं और अगर आपका मिट्टी में खेलना कूदना है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी होती है और जहाँ पर आपको चोट लगने की टेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा है, आपका अक्सर कहीं ना कहीं पैर छिल जाता है, हाथ छिल जाता है या फिर आपकी फटी एड़ियाँ रहती हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन में ड्राइनेस रहती है, तो आपको कॉजेज़, ये मुख्य कॉजेज़ है सेल्यूलाइटिस के पीछे और आपको खतरा बढ़ जाता है। आप अगर अपने ओपन वुंड्स की प्रॉपर हाइजीन नहीं रखते, अगर उस पर बैंडेजेस करके नहीं रखते, तो भी आपको सेल्यूलाइटिस का खतरा बढ़ जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया ऐसे ही बॉडी में हमारे एंटर करते हैं और हमें इसी के प्रति सजग रहना चाहिए, इसी का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आगे चलकर सेल्यूलाइटिस को अगर ठीक से ट्रीट ना किया जाए तो निश्चित तौर पे ये एक बेहद गंभीर समस्या हमारे जीवन में बन जाती है। सर, जैसे हम कारण के बारे में हमने बात की, मैं जानना चाहूँगी सिम्टम्स इसके और क्या क्या हो सकते हैं। जैसे आपने कहा कि बॉडी पर रैशेस पड़ जाते हैं, लाल निशान पड़ जाते हैं, और क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? देखिए, इसके सिम्टम्स बहुत सारे होते हैं। जनरली सेल्यूलाइटिस की बीमारी विजिबल है, पूरी तरीके से हमें दिखती है और ये ज़्यादातर होती है हमारे लेग्स पे, मतलब हमारी लोअर बॉडी पे या फिर हमारे घुटने से नीचे पैरों के स्थान पर। अगर हमें सेल्यूलाइटिस हो रहा है तो हमारी बॉडी में टेंडरनेस होगी, हमारी बॉडी स्वेल अप करेगी, रेडनेस होगी, इचनेस बहुत ज़्यादा होगी। आपको हो सकता है कि आपकी स्किन ड्राई हो कर के अलग भी होने लगे, कटने भी लगे, छूटने भी लगे और इसकी वजह से आपके पूरे बॉडी में फीवर भी बढ़ने लगे। ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सबक्यूटेनियस बॉडी फैट की लेयर में घुसा हुआ एक बैक्टीरिया है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देता है और आपको इसका उपचार कर लेना चाहिए समय रहते। तो जैसे हम सेल्यूलाइटिस की बात कर रहे हैं, मैं जानना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, मैं जानना चाहूँगी क्या ये इसका रिस्क फैक्टर कितना है, मतलब इससे क्या कुछ और डेंजर हो सकता है?
देखिए, इससे अगर इसका सही समय पे उपचार ना किया जाए तो निश्चित तौर पे आपको ये जो सबक्यूटेनियस लेयर में बैक्टीरिया है ये आपके डीप टिश्यू लेयर में घुस जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली इमरजेंसी सिचुएशन आपके लिए हो जाती है। और साथ ही साथ ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये बढ़ता चला जाता है। मान लो आपके पैर के अंगूठे में ये शुरू हुआ था और अगर आपने इसका सही से ध्यान नहीं किया तो ये आपके पूरे पैर में, पूरे तलवे में, घुटने तक और पूरी टांग तक भी फैल सकता है, जिसकी वजह से बॉडी में वीकनेस भी हो सकती है। आपको बहुत ज़्यादा वार्मथ महसूस हो सकती है जो कि अननेचुरल है और फिर ये आपके शरीर के अन्य कई चीज़ों को खराब करता है और आपकी स्किन में डर्मेटाइटिस जैसे सिचुएशंस को भी पैदा करता है और भी अन्य कई स्किन संबंधी रोग परमानेंट वाले आपकी तरफ आकर्षित करता है। सर, जैसे हम सेलुलाइटिस की बात कर रहे हैं और आपने कहा कि ये रेड पैचेस आ जाते हैं, बॉडी पर इन्फेक्शन होता है। आम तौर पर अगर हम देखें तो कभी भी अगर किसी से थोड़ा बहुत भी इन्फेक्शन हो गया या रैशेज आ गए, लाल निशान पड़ जाना, तो वो लोगों को आम ही लगता है। लेकिन किस तरह ये डायग्नोस किया जाए कि जो ये अब समस्या है ये गंभीर है और ये सेलुलाइटिस हो सकता है? देखिए, बेहद सरल है कि सेलुलाइटिस यदि बढ़ता चला जा रहा है और फैलता चला जा रहा है तो निश्चित तौर पर आपको इसके लिए कदम उठाने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ अगर उसमें पेन भी है तो भी ये सेलुलाइटिस की निशानी हो सकती है। अगर उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है या फिर उसमें बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है, मतलब कि आपकी स्किन पपड़ी बनकर निकलनी शुरू हो गई है जो कि ठीक नहीं होने में आ रही, तो आपको निश्चित तौर पर समझ जाना चाहिए कि आप गंभीर स्थिति में हैं और आपको उपचार की तरफ बढ़ना चाहिए। जी, तो जैसे हमारे शो बैक टू नेचर में हम हमेशा तकलीफ के बारे में बात करते हैं और फिर उसके उपचार के बारे में बात करते हैं। मैं जानना चाहूँगी कि नेचुरोपैथी के माध्यम से, किस तरह नेचुरल रेमेडीज़ के माध्यम से हम सेलुलाइटिस को ठीक कर सकते हैं? देखिए, बहुत सरल है। नेचुरोपैथी में हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम सेलुलाइटिस जैसी गंभीर समस्या को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें अपनी पर्सनल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। हमें अपनी इंटरनल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। हमें अपनी डाइट अच्छी रखनी चाहिए और साथ ही साथ हमें बहुत सारी ऐसी क्रियाएं जैसे कि मिट्टी का लेप हो गया, क्योंकि मिट्टी का लेप जब हम मिट्टी पट्टी करते हैं तो वो हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करती है, हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती है। और मिट्टी के जो गुण धर्म होते हैं वो होते हैं रोग को खींचने वाले। आप जितना ज़्यादा मिट्टी का उपयोग करेंगे आप उतना ही रोग को अपने शरीर से बाहर की ओर खींच लेंगे। इसके साथ साथ हम स्टीम बाथ का भी उपयोग करते हैं अपने पेशेंट्स के साथ, क्योंकि स्टीम बाथ में हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है और स्टीम से हमारी बॉडी की स्किन भी जो क्लीन होती है और उसके जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो भी रिलीज आउट होते हैं स्टीम बाथ के माध्यम से। इसके अलावा हम अनीमा का भी उपयोग करते हैं, क्योंकि अनीमा जो होता है वो हमारी पेट की गर्मी को निकालने का काम करता है, हमारी आंतों को साफ करने का काम करता है। तो अगर हम इस तरीके के ट्रीटमेंट्स लेते हैं नेचुरोपैथी के माध्यम से तो भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसके साथ साथ ट्रीटमेंट में आपको गोले का तेल ज़रूर यूज़ करना है। अगर आपको सेलुलाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, आप अपनी समस्या पर गोले का तेल लगाएंगे तो वो आपके शरीर को ठंडक भी प्रदान करेगा और आपके शरीर पर एक सेफ्टी की लेयर भी फॉर्म करेगा। अर्थात हम जब बहुत ज़्यादा हमारी स्किन ड्राई हो जाती है तो ही वो बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कांटेक्ट में आना शुरू कर देती है और उनसे वल्नरेबल हो जाती है। पर जब हम एक नेचुरल ऑयल की लेयर को प्रमोट करेंगे थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ कोकोनट ऑयल, तो हमारे शरीर पे खुद ब खुद एक सेफ्टी लेयर बनी रहेगी जो हमें बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करेगी और हमारी इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करेगी। आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारी स्किन पर
हमेशा कई सारे बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो कि हमारे लिए डेंजरस भी हैं, बट हमारा इम्यून सिस्टम प्रति क्षण उनसे लड़ता रहता है और उनसे हमें बचा कर रखता है। इसीलिए जिन व्यक्तियों का इम्यूनिटी वीक होती है उन व्यक्तियों को वो बीमारियां जल्दी पकड़ते हैं, क्योंकि वो भी हमारे साथ इसी वातावरण में सांस ले रहे हैं, इसी सेम वातावरण में वो भी जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं। पर कुछ लोग बीमार ज़्यादा जल्दी पड़ते हैं, फ़र्क सिर्फ और सिर्फ इम्यूनिटी सिस्टम का होता है। अब हम जब बाहर से ऑयल अप्लाई कर लेते हैं, हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं निकालना पड़ता, क्योंकि हमारी बॉडी हर समय ऑयल अपनी स्किन पर रखना चाहती है ताकि एक प्रोटेक्टिव लेयर हमारी स्किन पर रहे। आपने देखा होगा कि कई लोगों का बहुत ऑयली फेस या ऑयली स्किन होती है, वो इसीलिए होती है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम जो है वो उन्हें सेफ गार्ड करने की कोशिश कर रहा है बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो आप कोकोनट ऑयल का उपयोग करेंगे तो निश्चित तौर पे आप अपनी स्किन हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा आपने रोज़ाना नहाते समय पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके नहाना है, वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हितकर होगा। नमक की प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो क्लीन करता है, वो जिस भी चीज़ पर जाएगा वो उसे क्लीन करेगा। तो आप अगर नहाने के पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लेंगे, आधा चम्मच भी, तो भी उससे आपके स्किन के इन्फेक्शंस कम होंगे। जी सर, जैसे आपने बखूबी तरीके से बताया कि नेचुरल रेमेडीज से हम कैसे ठीक कर सकते हैं। आपने इसी में जिक्र किया था कि डाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मैं जानना चाहूँगी कि डाइट किस तरह से इम्पॉर्टेंट है और डाइट में क्या क्या लेना चाहिए। रूपाली जी देखिए, डाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है निश्चित तौर पे, क्योंकि जिस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम खराब होता है उसके पीछे एक बेहद बड़ा कारण हमारे भीतर का कमज़ोर होना होता है। हमारा शरीर जब भीतर से कमज़ोर पड़ने लगता है तो फिर हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो हमारी कम हो जाती है और हम फिर हर तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इफ़ेक्ट होने लगते हैं। अब डाइट का रोल हमारी बॉडी को मेकअप करने में 80% का होता है। अगर हमारा डाइट अच्छा नहीं होगा तो निश्चित तौर पे हमारा शरीर जो है वो ख़राब होने लगेगा और हम वीक पड़ने लगेंगे। हम जब तक डाइट में सुबह सुबह ड्राई फ्रूट्स का सेवन नहीं करेंगे तब तक हमारी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स का सेवन अपने आप में ही एक बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट होता है, अपने आप में एक सुपर फूड होता है। और ब्रेकफास्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो पूरी रात से फास्ट पर है, पूरी रात से एक उपवास पर है, और उसी को हम जब सुबह उठ करके ब्रेक करते हैं तो इसलिए हम उसे ब्रेकफास्ट बोलते हैं। और वो ब्रेकफास्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो आपका अच्छे से टाइम से हेल्दी ब्रेकफास्ट नहीं हुआ तो निश्चित तौर पे आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। आप किसी भी प्रैक्टिसिंग डॉक्टर से पूछ लीजिए, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर कभी भी अपने ब्रेकफास्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक, क्योंकि जब वो एक अस्पताल में जाते हैं तो अस्पताल में काफ़ी सारी बीमारियां एयरबॉर्न हो रही होती हैं। हवा में ही काफ़ी सारे लोग खांस रहे होते हैं, छींक रहे होते हैं, और जो डॉक्टर खाली पेट अस्पताल की ओर जाते हैं वो निश्चित तौर पे सबसे पहले खुद अपने लिए बीमारियों को न्योता देते हैं। और ये बात सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स पे लागू नहीं होती, प्रैक्टिसिंग हॉस्पिटल में जाने वाले स्टाफ पर लागू नहीं होती, ये बात होती है लागू हर व्यक्ति पर। क्योंकि जब हम अपने ब्रेकफास्ट को स्किप करने लगते हैं तो निश्चित तौर पे हम अपने इम्यून सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं। तो ब्रेकफास्ट जब हमने करना है तो वो बहुत माइंडफुली, बहुत स्लो पेस से करना है और बहुत अच्छा करने की कोशिश करनी है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ड्राई फ्रूट्स से बेहतर और कुछ भी नहीं होता सुबह सुबह आपके लिए लेने के लिए। आप ड्राई फ्रूट्स का समय रख सकते हैं सुबह उठने के तुरंत बाद, सुबह के 7 बजे या 6:30 बजे या 6 बजे, जिस भी समय पर आप
उठते हों, आपको क्या करना है, आपको रात में ड्राई फ्रूट्स भिगो करके रखने हैं ताकि उनकी तासीर ठंडी हो जाए, क्योंकि अक्सर ड्राई फ्रूट्स गर्म होते हैं बहुत ज़्यादा, और अगर आप गर्मियों के मौसम में ड्राई फ्रूट्स को लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपको बहुत ज़्यादा गर्मी बन सकती है, आपके शरीर में गर्मी बन जाएगी और फिर आपको बीमारियां और ज़्यादा होंगी। तो इसीलिए हम ड्राई फ्रूट्स को भिगोना पसंद करते हैं ताकि उनकी गर्मी निकल जाए। आपको अगर ड्राई फ्रूट्स की कॉम्पोजिशन चाहिए तो मैं आपको उसमें हेल्प कर देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको लेने हैं कम से कम 5 से 7 बादाम, आपको लेनी है 10 से 15 किशमिश, आपको लेने हैं 3 से 4 काजू, आपको लेनी है 2 मुनक्का, आपको लेना है 1 अखरोट, आपको लेने हैं 2 अंजीर, आपको लेने हैं कुछ चिलगोज़े और आपको लेनी है 1 खुमानी। अगर आप इस कॉम्पोजिशन को अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके साथ साथ खाने में और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। आपको अगर आपने सुबह 7 बजे ये ड्राई फ्रूट्स ले लिए तो उसके बाद आपको 9 या 10 बजे तक प्रॉपर फ्रूट्स लेने की ज़रूरत है। इसमें आप कोशिश कीजिए कि आप सिंगल फ्रूट एट अ टाइम ले, ना कि फ्रूट चाट बना करके उस पर खूब सारा गरम मसाला, मिर्च मसाला छिड़क करके उसे स्वाद और लजीजदार बनाने की कोशिश करें। और कोशिश करें अगर आपके पास समय है तो आप बाइट करके ही अपने फ्रूट्स को खाएं, क्योंकि इससे आपको अन्य कई लाभ, जैसे कि आपके मसूड़े मजबूत हो जाते हैं, आपके दांत अच्छे हो जाते हैं और आपको कई अन्य लाभ मिलते हैं। पर अगर आपके पास समय नहीं है तो आप कट करके भी खा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें अपने लाइफस्टाइल को, अपने समय को देखते हुए अडॉप्ट करनी चाहिए और रैशनली सोचना चाहिए कि हमारे लिए क्या प्रैक्टिकल है। ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या आइडियल है, क्योंकि अगर हम आइडियल के पीछे भागते हैं तो वो इम्प्रैक्टिकलिटी की तरफ कभी कभी हम चले जाते हैं, जिससे हम अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रेस देने लगते हैं और ज़्यादा परेशान करने लगते हैं कि मैंने आइडियल चीज़ में कर नहीं पा रहा हूँ, तो ये भी मेरे स्ट्रेस का कारण बन जाता है। इसके बाद आपने लंच टाइम में निश्चित तौर पे खाने से आधे घंटे पहले सलाद का सेवन करना है। सलाद का सेवन ऐसा है मानो आप अमृत का सेवन कर रहे हो। सलाद का सेवन ऐसा है मानो आप जीवन को सही तरीके से जी रहे हो, सही दिशा में लेकर जा रहे हो। जो व्यक्ति सलाद का सेवन नहीं करेगा, फाइबर का सेवन नहीं करेगा, उसका पाचन तंत्र कमज़ोर पड़ जाएगा और निश्चित तौर पे वो बीमारियों को न्योता देने लगेगा। अगर आप सुबह से लेकर दिन तक में ये रूटीन भी फॉलो कर लेते हैं तो भी आप अपने आप को 80% बीमारियों से बचा लेते हैं, क्योंकि इसमें आपने प्रोटीन्स, इसमें आपने विटामिन्स, मिनरल्स पूरे अपने कर लिए हैं। और फिर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स आपके रोटी और सब्जी के थ्रू आपको मिल जाते हैं। तो हम अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो प्रोफाइल है उसे पूरा कर लेते हैं और इसे ही कहते हैं एक बैलेंस्ड डाइट। रोटी का भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको रोटी खानी है तो वो किस प्रकार की होनी चाहिए। बहुत सारे लोग आज के समय में मल्टीग्रेन के पीछे भागते हैं और मल्टीग्रेन रोटी बनाने के चक्कर में वो 5-10 तरह के ग्रेन्स को एक साथ मिक्स कर लेते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 ग्रेन्स को ही एक समय पर मिक्स करना चाहिए, क्योंकि आप बहुत सारे ग्रेन्स को एक साथ मिक्स करके एक खिचड़ी बना देते हैं और फिर हर ग्रेन का जो अपना गुणधर्म है वो कहीं ना कहीं दबने लगता है। तो आप कोशिश करें कि आप अलग अलग ग्रेन की अलग अलग दिन पर रोटी खा लें, पर आप कोशिश करें 1, 2 या मैक्सिमम 3 ग्रेन्स को ही एक साथ मिक्स करें, उससे ज़्यादा ना करें। आप किसी दिन रागी की, किसी दिन जौ की, किसी दिन ज्वार की, तो किसी दिन आटे की रोटी, किसी दिन चने की रोटी,
खा सकते हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा और आप उसके ऊपर उपयोग करेंगे केवल और केवल देसी घी का, तो भी आपको आपके जो फैट कंटेंट आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है वो आपका पूरा हो जाएगा और आपका शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा, बीमारियों से मुक्त रहेगा। जी सर, बिल्कुल आपने डाइट सुबह से लेकर रात तक कैसे करनी है उसके बारे में बताया। सर आपने यहाँ पर ये सवाल थोड़ा टॉपिक से हट के है, लेकिन जैसे आपने कहा कि मल्टीग्रेन्स का इस्तेमाल लोग करने लग गए हैं, रोटी मिक्स आटा करके मल्टीग्रेन आटों का इस्तेमाल कर कर रोटियाँ खाने लग गए हैं, लेकिन आजकल और भी ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स बन गए हैं, जैसे ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड्स हो गई हैं, आजकल कुकीज़, मल्टीग्रेन कुकीज़ आ रही हैं, तो लोग अपनी डाइट को मेंटेन करने के लिए उनका भी इस्तेमाल करते हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि क्या मल्टीग्रेन ब्रेड या फिर क्या मल्टीग्रेन्स मिलाकर के कोई भी चीज़ स्वस्थ रह सकती है? क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं कि सारे विटामिन्स जो हैं वो मर जाते हैं, सभी ग्रेन्स को अगर हम मिला लेंगे तो वो विटामिन्स जो है वो मर जाते हैं। तो क्या ये ऑल्टरनेटिव्स, क्योंकि आजकल व्हीट ब्रेड का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, मल्टीग्रेन ब्रेड्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये कितना सही है? देखिए, सवाल बहुत अच्छा है रूपाली जी, और आज के समय में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है कि वो क्या खा रहे हैं। दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई कंपनियाँ ऐसी हैं, कई ब्रांड्स बड़े से बड़े ऐसे हैं जिनके पैकेट पर फ्रंट में बोल्ड में लिखा होता है व्हीट ब्रेड, बट अगर आप उनके पीछे कंटेंट को देखने की कोशिश करेंगे तो उसमें 90% मैदा होती है, केवल 10% व्हीट होता है। तो उसका क्या लाभ? दरअसल देखिए, हमें मार्केटिंग गिमिक्स से बचना है, हमें कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा रूट्स पर रहने की, हमें कोशिश करनी है प्लांट मैन्युफैक्चर्ड फूड से बचकर प्लांट ग्रोन फूड पर आने की। आज के समय में क्योंकि ऑर्गेनिक के नाम पर एक बहुत बड़ी मार्केट एस्टैब्लिश हो चुकी है, हेल्थ के प्रोडक्ट्स के नाम पर एक बहुत बड़ी मार्केट एस्टैब्लिश हो चुकी है, तो जो कुकीज़ होती हैं या जो ब्रेड्स होती हैं, पैक्ड आइटम्स होती हैं, उनमें प्रिजर्वेटिव्स पाए जाते हैं। उनकी शेल्फ लाइफ 6-6 महीने की कैसे हो सकती है? तो आपने उनसे बचने की कोशिश करनी है, और जो भी प्रोडक्ट आप मार्केट से खरीद रहे हो उस पर निश्चित तौर पे आपने पहले उसके कंटेंट्स चेक करने हैं कि एक्चुअल में जो मल्टीग्रेन का दावा पैकेट के फ्रंट पे किया जा रहा है, उस मल्टीग्रेन की सच्चाई क्या है, उसकी कॉम्पोजिशन एक्चुअली क्या है। क्योंकि अच्छे प्रोडक्ट्स केवल 1% ही होते हैं, बाकी 99% प्रोडक्ट्स मार्केट में मिल रहे जो होते हैं वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप मार्केट के बड़े अच्छे अच्छे मार्केटेड प्रोडक्ट्स पे ना रिलाय करें, रादर आप अपने घर के खाने पर रिलाय करें, क्योंकि वो घर का खाना ही सबसे सेहतमंद है और उसका कोई रेप्लिका भी नहीं है। वो माँ के हाथ से प्यार से बना हुआ खाना है, जबकि फैक्ट्री में जो खाना बना है उसको किस लेबर ने बनाया है, किस मूड से बनाया है, कितनी हाइजीन के साथ बनाया है, वी नेवर नो। तो आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जड़ों से जुड़े रहें और पैकेट फूड्स की तरफ ना जाएं। जी सर, जैसे हम सेल्यूलाइटिस के बारे में बात कर रहे थे, आपने नेचुरल रेमेडी से कैसे उसे ठीक कर सकते हैं इसके बारे में बताया, साथ ही डाइट के बारे में बताया। आपने जिक्र किया कि स्ट्रेस जो है वो भी एक तरीके से कहीं ना कहीं कारण हो सकता है। तो मैं जानना चाहूँगी कि स्ट्रेस किस तरह से कारण इसमें हो सकता है, और साथ ही साथ स्ट्रेस से रिलीफ पाने के लिए योगा और मेडिटेशन कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, ये तो आपने ऐसे ही बात करी है जैसे कि पानी में भीगने के लिए पानी में जाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम निश्चित तौर पर योग मेडिटेशन का सहारा लेते हैं तो हम अपने आप को शांत कर सकते हैं, हम अपने आप को हर सिचुएशन के लिए तैयार कर सकते हैं, हमारी बॉडी जो है वो हर सिचुएशन में अडेप्ट कर सकती है। सेल्यूलाइटिस के पीछे मैंने एक बहुत मुख्य कारण बताया कि कहीं पर भी चोट लग जाना, कहीं पर भी कट जाना, छिल जाना एक बहुत बड़ा कारण है,
और फिर उस पर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन ना करना एक बहुत बड़ा कारण है। जो व्यक्ति योग अभ्यास नहीं करता, जो व्यक्ति ध्यान का अभ्यास नहीं करता, वो व्यक्ति एक क्लमजी तरीके से अपनी लाइफ को लीड करता है, कियोटिक लाइफ को लीड करता है, हौच पौच में सदैव रहता है और उसे खुद मालूम नहीं होता ये मेरी पैर पर निशान कहाँ से आया, ये मुझे चोट कब लग गई, मुझे कब छिल गया ये। और फिर ऐसे क्लमजी और हौच पौच जिंदगी जीने वाले लोगों का डेली शेड्यूल भी सेटल नहीं हो पाता, उनका सुबह उठने का समय सेटल नहीं हो पाता, रात को सोने का समय सेटल नहीं हो पाता, नहाना धोने का समय सेटल नहीं हो पाता, पर्सनल हाइजीन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाती है ऐसे व्यक्तियों की। तो निश्चित तौर पे जो व्यक्ति योग अभ्यास करता है उसको ये फिजिकल बेनिफिट्स तो निश्चित तौर पे मिलते ही मिलते हैं। मैंने सेलुलाइटिस से इसे जोड़ने का प्रयास किया है कि आप हर बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं जब आप योग की शरण में आए, ध्यान का अभ्यास करें, क्योंकि आपको एक सजगता रहती है, आपका माइंड बैलेंस रहता है और आप अपनी दैनिक कार्यों में उलझते नहीं हैं बल्कि उन्हें कार्यकुशलता पूर्वक पूरा करते हैं। तो जब आप योग को अपना लेते हैं तो पहले तो आप सजगता को अपना रहे हैं, दूसरा आप फ्लेक्सिबिलिटी को अपना रहे हैं जिसकी वजह से आपको चोट लगना ही कम हो जाता है, आपकी बॉडी किसी भी चीज़ में एडजस्ट कर जाती है। तीसरा, फ्लेक्सिबिलिटी के बाद आपके शरीर में दृढ़ता आ जाती है जिससे आप किसी भी सिचुएशन में अपने आप को बनाए रख सकते हैं और आपका शरीर अंदर से मजबूत हो जाता है। और आप जब ध्यान का अभ्यास करते हैं तो मन शांत रहता है, स्ट्रेस से मुक्त रहता है, आप बेहतर निद्रा को प्राप्त कर पाते हैं। बेहतर निद्रा के बाद आप सुबह रिजुविनेटेड महसूस कर पाते हैं और जितना रिजुविनेटेड महसूस करेंगे उतना रहेंगे आप एनर्जेटिक, और जितना आप एनर्जेटिक रहेंगे उतना ही बेहतर आप अपने दैनिक कार्यों को कार्यकुशलता पूर्वक कर पाएंगे। और जो व्यक्ति योग ध्यान का अभ्यास नहीं करता, निश्चित तौर पे वो एक बहुत ही ज़्यादा सैडेंड, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड, बहुत ही ज़्यादा एक खराब निम्न स्तर का जीवन जीता है, क्योंकि वो अपनी डेली लाइफ से ही आगे नहीं बढ़ पाता, उनकी प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाता और उसे वही छोटा सा कुआं एक पूरी दुनिया लगती है कि ये मुझे ये सुबह के लेके शाम के लेके सारे काम हैं जिनको मैं ठीक से कर नहीं पा रहा हूँ। तो फिर ऐसा व्यक्ति दुखों से अपने आप को घेर लेता है। बिल्कुल सर, आप कार्यक्रम में जुड़े और सेल्यूलाइटिस जैसी बीमारी के बारे में बात की, साथ ही साथ आपने ये बताया कि हमारी डाइट स्टार्ट से लेकर एंड तक कैसी होनी चाहिए पूरे दिनचर्या में, और योग और मेडिटेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हमने आज के कार्यक्रम में सेल्यूलाइटिस के बारे में जाना, ये बीमारी क्या है, इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, खान पान पर कैसे ध्यान दे सकते हैं, और साथ ही साथ हमारी सबसे बड़ी परेशानी स्ट्रेस, उसको कैसे रिलीज़ किया जा सकता है। उम्मीद है आपको आज के कार्यक्रम में से जानकारी मिली होगी। कार्यक्रम के लिए इतना ही। साथ ही दर्शकों, अगर आप हमारा ये कार्यक्रम टीवी पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी ज़रूर फॉलो करें। नमस्कार।